गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की लेक्चर सीरीज में। इन दिस लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ये एक बेसिक फंडामेंटल लॉ है जो कि हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जानता है कि कोई भी दो चार्ज, मान लीजिए कोई भी दो चार्ज, whether it is same charge or it is opposite charge, it is suppose it is plus q1, it is plus q2 are placed at a certain distance apart, then this टू चार्जेस, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स, लाइक दिस। अगर मैं Q1 की बात करूं तो इट शुड बी फोर्स, दिस इज F1 एंड दिस इज द फोर्स विच इज F2। और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू, इट इज इनवर्स, सॉरी आई जस्ट यूजिंग द सेम नोटेशंस, इट इज Q2 Q1 एंड इट इज इनवर्स टू द 1/r²। मतलब अगर ये डिस्टेंस r को मैं बढ़ा देता हूँ तो ये लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा। ये कूलम्ब ने बोला था कि कोई भी दो चार्ज अगर बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इन दोनों चार्ज आगे एक दूसरे में लगाने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे डिस्टेंस ये फोर्स का अफेक्ट कम होने लगता है। दैट इज वी आर कॉलिंग इट कूलम्ब लॉ, और इसको कंबाइन करते हैं तो इट शुड बी इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। इट इज जस्ट शोइंग द मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ केवल अभी मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ, इसका वेक्टर फॉर्म अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। इस चीज को और समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि ये चार्ज आपस में फोर्स लगाते क्यों हैं, क्या कारण है इन चार्ज का आपस में फोर्स लगाने का। बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज को थोड़ा समझते हैं, देन वी कैन डिस्कस दी कूलम्ब्स लॉ। चार्ज का सिंपल सा फंडा ये होता है कि किसी भी चीज को अगर रब कर दें, मान लीजिए ये चौक है, इस चौक को अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड पे रब कर दूं लाइक दिस इज ब्लैक बोर्ड, तो दिस चौक विल चार्ज, ये चौक भी चार्ज होगा क्योंकि मैंने रब ब्लैक बोर्ड पे किया, ये बोर्ड भी चार्ज होगा। तो जिस फोर्स से मैंने रब किया है वो फोर्स कहाँ मेरे को दिख रहा है, एक ब्लैक बोर्ड पर। दैट मीन्स कोई भी क्वांटिटी को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रब कर देते हैं तो इट विल अप्लाई ए फोर्स, चार्ज वही है, ठीक। इसका बहुत बेसिक एग्जांपल जो मैंने ये पहला एग्जांपल दिया आपको चौक और बोर्ड का, दूसरा एग्जांपल आप जानते हैं जो कि हम फील भी कर चुके हैं। एक कॉम है और अपने हेयर में, अपने बालों में आप इसको अगर यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि मैंने इसको अपने हेयर में रब किया है, मैंने अपने बालों में इसको रब किया है, देन ये जो कॉम है, ये जो कंघा है वो चार्ज हो जाएगा। कैसे पता चलता है कि मान लीजिए मैं अगर कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस किसी इस कॉम को रब करने के बाद और इसके पास में एक स्मॉल पीस में रखता हूँ कागज के, तो ये सारे कागज या क्या हो जाते हैं, बेसिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों ऐसा होता है कि ये कागज आपस में अट्रैक्ट हो गए, इस कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो गए। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपने इस कॉम को रब किया, आपने इस कॉम को रब किया है तो ये कॉम चार्ज हो गया है, इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग गया है जो कि इस कागज को खींचने की कोशिश कर रहा है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द चार्ज क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड चार्ज। ये होता है चार्ज। कि चार्ज वो चीज है कि किसी चीज को रब करते हैं, जरूरी नहीं है कि करंट के कारण ही चार्ज प्रोड्यूस होगा या चार्ज करंट प्रोड्यूस होगा, वो एक पार्ट अलग है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन नॉन इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सभी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इट विल गिव्स योर इफेक्टिव फोर्स, यानी कि एक चार्ज अपने को फोर्स प्रोवाइड करता है। और दूसरे शब्दों में अपन बात कर रहे हैं तो इट विल फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने इसको रब किया, इसने आपको फोर्स दे दिया। मान लीजिए कि एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक हाइट है, जैसे दी हाइट h, और कोई एक बॉल मैं इसको ऊपर फेंक देता हूँ, तो मैंने एक वर्क डन किया इस बॉल को फेंकने में, देन इट विल गेट दी पोटेंशियल एनर्जी mgh। मैंने एक काम किया, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया तो इट विल गेन दी एनर्जी। अब इस बॉल की जो एनर्जी है वो मुझे वापस मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी, अगर ये बॉल नीचे आती है देन दिस इज दी एनर्जी दैट विल बी गिवन। मेरी जो एनर्जी किस फॉर्म में मिली, एक बहुत ऊपर से जो बॉल आ रही है उसकी स्पीड के फॉर्म में।
और मैंने यहाँ कोई वर्क डन कर दी, मान लो यहाँ एक बहुत बड़ा ये स्टोन मैंने ऊपर फेंका और ये स्टोन नीचे आ गया, तो ये क्या देगा मुझे, एक एनर्जी देगा किस फॉर्म में, या तो ये ब्लास्ट कर देगा या फिर ये जो स्टोन तोड़ फोड़ कर देगा। मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमेशा फॉलो होनी है, आप कुछ भी करेंगे उसका आउटपुट आपको मिलना है। सिमिलरली अगर इस कंसेप्ट को रिलेट करें चार्ज से, तो चार्ज वो चीज होती है कि मैं किसी चीज को एनर्जी देता हूँ या इसको रब करता हूँ तो वो मुझे एक फोर्स प्रोवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। इस फोर्स को बेसिकली बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है, अगर कोई भी चार्ज बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है। This is the basic concept of the charge and it will follow the law of conservation of energy. So this is the concept that the Coulomb's law ने बोला था कि कोई भी दो चार्ज अगर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए, ऑब्वियसली वेरी स्मॉल और डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे और इनका फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली होगा Q1 Q2 की और इनवर्सली होगा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा देता हूँ तो फोर्स भी कम होगा। सॉल्व किया F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where we can say that F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, or better to use it is epsilon, not epsilon naught, better to use epsilon upon R square। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि चार्ज पर और इसके डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो गई है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन। Epsilon is basically called the absolute permittivity. Absolute permittivity, और ये डिवाइड होती है, इसका फॉर्मूला होता है E नॉट इंटू ई आर, और E नॉट बेसिकली होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी। एज अ टर्म इंडिकेट, जो इसका टर्म इंडिकेटर परमिट, इट इज कॉल्ड परमिट, किस चीज की परमिशन, कि मान लीजिए अगर परमिटिविटी बहुत ज्यादा है तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा। डेट मीन द फोर्स जो लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगा रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको धक्का दे रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक फोर्स लगा रही है। अगर यहाँ इस दोनों के बीच में जो स्पेसियस रीजन है, जो रीजन है, अगर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक परमिटिविटी पे, मैंने मान लीजिए मैंने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो परमिटिविटी बढ़ जाएगी और मेरा फोर्स कम लगेगा। तो परमिटिविटी का सिग्निफिकेंस इतना सा होता है, इट विल शोज दी हाउ मच इट विल परमिट द फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस। अगर ये 1 है तो उसकी वैल्यू अच्छा खासा फोर्स लगेगा, लेकिन अगर ये कुछ और है, मान लीजिए 1.2 है या 1.6 है, अलग अलग मीडियम की, जैसे जैसे मेरा मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे मेरी परमिटिविटी चेंज होगी, उस तरीके से फोर्स भी चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो परमिटिविटी नथिंग बट दी अमाउंट ऑफ फोर्स को कितना फ्लो होने दे रही है, कितना परमिशन वो दे रही है फोर्स को लगने के लिए, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। बेसिक सिंपल है, जस्ट ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप पढ़ चुके 12th में। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला इसको और करते हैं, इट शुड बी 9 इंटू 10 की पावर 9, इट शुड बी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। दिस फॉर्मूला दैट वी आर ऑलरेडी नो। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। नाउ वी कैन move towards the very important part, the in vector form, Coulomb's law in vector form। अभी तक जो पढ़ा था वो जस्ट मैग्नीट्यूड के बारे में था, पढ़ने जा रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म। फिर से ड्रॉ करते हैं कि क्या पढ़ा है अपन ने। मान लीजिए दो चार्ज रखे हुए हैं, पहला चार्ज को मैंने माना है Q1, तो मैंने चार्ज माना है Q2, और सिंपलिसिटी दोनों चार्ज मैंने मान लिए पॉजिटिव, और इनके बीच में डिस्टेंस बेसिकली मैंने मानी है R, ठीक, R12। आप कुछ भी मान सकते हैं, R मान सकते हैं, मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से R12 मान रहा हूँ, ठीक। ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा F2। अब चूंकि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में मान रहा हूँ तो देयर शुड बी ए वेक्टर फोर्स, एंड Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। फोर्स
exerted by Q1 on Q2 is, Q1 ने Q2 पे कितना फोर्स लगाया, तो मैं किसका फोर्स निकाल रहा हूँ, बेसिकली Q2 का। FTQ F2 वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाया, डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरीके से, दिस इज दी R12 के डायरेक्शन along this distance, और डिस्टेंस कितनी R12, ओके। मैं इसको R भी मान सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा R कैप। आप R12 मानिए तो R12 कैप हो जाएगा, R मान के R कैप हो जाएगा, सिंपल है, R मान लीजिए। अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आएगा K is called the constant and it should be Q1 Q2 divided by R square multiplied by the dot product, or sorry the unit vector, बिकॉज ये वेक्टर है तो डायरेक्शन मुझे लगाना पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक, इधर से इधर, तो शुड बी आर क्या, या अगर कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा शुड बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर, इट शुड बी R12 यूनिट वेक्टर। एक ही बात है, कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे इसके एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड को भी शो करना है और इसके वेक्टर को भी शो करना है, इसकी यूनिट वेक्टर को, और ये यूनिट वेक्टर शो कर रहा है कि मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक। सो F2 वेक्टर इज नथिंग बट वी कैन से शुड बी Q1 Q2 divided by R12 square multiplied by unit vector। सिमिलरली अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ F1 कैप का, F1 वेक्टर का, तो द concept is very simple because charge is a scalar quantity, so it should be Q1 Q2, distance is nothing but we are assuming same, but it should be a minus R12 कैप। क्यों, क्योंकि जब अपन बात करेंगे, जब अपन बात कर रहे हैं इस फोर्स की, F1 फोर्स की, तो इसका डायरेक्शन का होगा, दिस इज बेसिकली माइनस R12 का। कुछ बुक्स में आप देखेंगे शुड बी R21 का, लेकिन इससे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको मैं ना यूज करते हुए मैं इसको मैंने माइनस ले लिया। दैट मीन शोज अगर Q1 Q2 पे लगा रहा है तो R12 कैप है, और Q2 और Q1 पे लगा रहा है तो माइनस R12 कैप है, कोई दिक्कत नहीं है। So that's thing that should be keep in your mind. So we can say that the conclusion is that F1 vector is nothing but minus F2 vector. Very simple. So this is the concept of the Coulomb's law in the vector form. Okay. ठीक, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला कहीं यूज करेंगे काम आएगा। तो इसमें कुछ केसेस आपको पता है, मान लीजिए ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और कुछ डिस्टेंस पर है। दूसरा केस है प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तीसरा केस है ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और चौथा केस ले लीजिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यही केस पॉसिबल है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या तो वो रिपेल करेंगे या वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, या तो कंजर्वेटिव होंगे या फिर वो बेसिकली एमिनेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो दोनों चार्ज अगर सेम है तो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दिस वी कॉलिंग एज F1, दिस इज कॉलिंग एज F2। मान लीजिए Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, it should be Q1 Q2। दोनों चार्ज अगेन सेम, तो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन अगेन, दिस इज वी कैन से दैट द F1 F2। One positive, one negative, that means there is a force of attraction, so Q1 भी attract होगा, this is F1 F2। Similarly like this, F1 F2, here we can get that attraction. This thing we have to keep in mind. Okay, I think this is this completes the Coulomb's law. Just vector form, it is very important. We have to know the concept of this direction। हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्शन Q1 से Q2 होगी, Q2 से Q1 होगी। सिंपल सा रीजन है, अपन ने एज्यूम कर लिया है कि Q1 अगर Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो R12 वेक्टर उसके अलोंग होगा, और मुझे अगर निकालना है कि Q2 से Q2 मेरा Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो आप उसका माइनस ले लीजिए।
आप उसका नेगेटिव ले लीजिए, दैट विल गिव द आंसर। नेगेटिव का सिर्फ इतना सा सिग्निफिकेंस है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है कि द फोर्स इज व्हिच इज अपोजिट टू द q1। ओके, नेक्स्ट वी कैन मूव टू द कंसेप्ट, बिकॉज अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अपन बात करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल के पास, हमने इसके पास अगर एनर्जी है तो वो किस फॉर्म में हमें देगी, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को देगी, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं क्या क्या यूज करूंगा, दैट वी आर गोइंग टू, या मुझे एक लिंक करना है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मुझे कूलम्स लॉ से लिंक करना है, तो उसका किस तरीके से कंसेप्ट ये बनेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इट। तो थोड़ा समझते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल, और एक मैं स्मॉल चार्ज लेकर आया इस रूम में, तो देयर विल बी ए फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। बहुत स्मॉल छोटा सा चार्ज और मैं इस रूम में लेकर आया। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, देयर इज अ चार्ज पार्टिकल क्यू व्हिच इज प्लेस, किसी रूम में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था रूम 1 में, और मैं एक छोटा सा स्मॉल चार्ज इस रूम के अंदर लेकर आया, तो आपने देखा कि ये जो चार्ज है, बिग चार्ज इस स्मॉल चार्ज को एक फोर्स लगाता है। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फोर्स आया कहाँ से, मैंने तो कोई हाथ लगाया नहीं है या कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाया नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली किसी रूम में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, वो चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। पहले ही मैंने पढ़ा चार्ज के अंदर। तो फोर्स दो तरीके के होते हैं। पहला फोर्स होता है कि मैं मैनुअली कोई ये फोर्स लगा रहा हूँ, देयर वी हैव डन सम वर्क, बट इन दिस केस देयर इज बी ऑटोमेटिक फोर्स, सो दैट अफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अफेक्ट जो है, जो कि किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, दैट अफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा ये चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या उतना वो चार्ज होगा, फोर्स होगा। दूसरे रूम में गया, मान लीजिए दूसरे रूम में चला गया, जैसे रूम 2, यहाँ पे वही सेम चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ आपने देखा कि मैं सेम चार्ज लेके चला गया, पर यहाँ क्या था कि 10 कूलम का चार्ज था, तो यहाँ पे 20 कूलम का चार्ज है, और ये जो एंगल था जिस पे ये रोटेशन किया वो 10 डिग्री रोटेट किया, पर यहाँ आपने देखा ये एंगल 20 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे रूम में चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, और वो सेम चार्ज Q2 इज द, जो मेरा सेम चार्ज जो मैं पहले रूम में ले गया था, वही चार्ज मैं दूसरे रूम में ले गया, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ जो फोर्स लगा था वो 1 न्यूटन का था, यहाँ फोर्स 2 न्यूटन का हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट ज़्यादा है। क्लियर है? तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि बिना किसी वायर के, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के एक फोर्स लग सकता है। किस तरीके से, कहाँ देखा है? इसका लाइव एग्जांपल होता है कि अपना मोबाइल फोन, कहीं एक चार्ज रखा हुआ है, आपके टावर में चार्ज रखे हुए हैं, ये टावर है, मान लीजिए इस तरीके से टावर बनते हैं, ये टावर, बड़े बड़े टावर्स हैं, ये आपका मोबाइल फोन है। आप देखते हैं कभी सिग्नल्स आते हैं, कभी सिग्नल नहीं आते। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ जो चार्ज रखे हुए उसका इफेक्ट अपने किस पर है, तो मोबाइल फोन पर है। अगर ये इसकी रेंज में आता है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भेजता है, जिस कारण से यहाँ भी एक फोर्स लगता है, और उसके मूवमेंट से मोबाइल काम करता है। स्पेस क्राफ्ट से रेडियो सिग्नल, ये सब चीजें बेसिकली क्या है, उन पे भी सब पे एक फोर्स लगा, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है, हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये फैली हुई है, और वो अपना फोर्स और अपना काम कर रही है। ठीक, इस चीज पर फिर से थोड़ा सा लौट कर आते हैं, बिकॉज ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है। हम यहाँ देख रहे थे कि कोई भी एक चार्ज है जो कि रूम में रखा हुआ है, और इस चार्ज से एक फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज 10 कूलम का था तो 1 न्यूटन का फोर्स था। अगर ये चार्ज मेरा 20 कूलम का है तो ये कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का ये
फोर्स हो गया। अगर इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को मैंने बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गई, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गई तो इसका फोर्स भी बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स चार्ज पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज होगा तो तभी फोर्स होगा। और मैं कह सकता हूँ ये फोर्स मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड है, बिकॉज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने ज्यादा ही फोर्स होगा। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ एफ इज बेसिकली इक्वल्स टू is q into e, or we can say that f is equals to k times, or we can say that there is one constant c q into e। अब फिर ये कांस्टेंट आ गया, f equals to c times q into e, c is a constant। ये कांस्टेंट बड़ी गड़बड़ चीज होती है जी, इसको मुझे हटाना रहता है। हर जगह आ जाते हैं, बड़े परेशान करते हैं ये कांस्टेंट, पर इसमें अपन हटा सकते हैं। क्यों हटा क्यों सकते हैं? इसका रीजन है, कोई भी चीज अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी टर्म अगर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है तो वो अपन उसको हटा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि इस चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये कांस्टेंट है, और जो चार्ज है वो कितना का है, 1 कूलम का, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, तो ये सी कितना हो जाएगा, 1। उसका मतलब क्या हुआ, एफ इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इंटू ई। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने से ये सबको मैंने ये 1 मान, एफ 1 मान लिया, ये क्यू 1 मान लिया, ई 1 मान लिया, क्यू 1 मान लिया। मैं मान सकता हूँ, क्यों मान सकता हूँ? बिकॉज ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड और ये फोर्स बेसिकली अपन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। जैसे कि आपने पढ़ा था एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर। यहाँ आपने जब यहाँ 1 माना है सी को, तो ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसको 1 क्यों नहीं माना है? क्यों? इसलिए नहीं माना क्योंकि चार्ज अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। चार्ज कोई नई क्वांटिटी नहीं है, इसकी यूनिट पहले डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन कोई भी यूनिट अपन जब फर्स्ट टाइम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनाने वाला हूँ, चार्ज की यूनिट पहले ही बन चुकी थी, या मैं इसकी यूनिट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में पहली बार पढ़ रहा हूँ और उसको इसकी यूनिट बनाऊंगा, तो इसके लिए अपन 1 मान सकते हैं। ओके, दिस इज द रिलेशन। we can we can say that E is nothing but F by Q, और वेक्टर के फॉर्म में बात करेंगे तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, न्यूटन पर कूलम। मैंने इसकी यूनिट को बनाया है तो ये 1 मान सकते हैं, कांस्टेंट बिकम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड, intensity of electric field at a location is the amount of force experienced by per unit charge at that लोकेशन। मान लीजिए Q चार्ज के लिए F फोर्स है, एक चार्ज के लिए क्या आएगा, F बाय Q फोर्स। दिस इज जो एक कूलम चार्ज के लिए जो फोर्स है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, वो क्या कहती है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेक्टर फॉर्म में भी कैन सी एट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक फोर्स प्रोवाइड करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आता है, चार्ज से आता है। डेफिनेशन क्या बनी कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक कूलम पर जो फोर्स लगेगा दैट शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब अपन इसको यूज करते हैं नए फॉर्मूले के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। मान लीजिए एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, एक डिस्टेंस मेरी जो है R है, और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज, यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक, अगर मैं यहाँ एक फोर्स निकालता, जो कि मैं अब ये वेक्टर के बारे में हमेशा ये बात करूंगा, वेक्टर बेसिकली इशू है।
अब मैं अगर फॉर्मूला निकालता हूँ फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला आता है, के क्यू क्यू टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट केप आर। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, तो ये देख सकता वेक्टर डायरेक्शन ऑफ दिस आर। इस चार्ज से इस Q2 चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की इस चार्ज के कारण कितना फोर्स है, पहले वो निकाल लें, एंड वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने फोर्स निकाल लिया और सॉल्व करते हैं इसको। फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन आर स्क्वायर क्यू इंटू क्यू टी इंटू यूनिट वेक्टर आर। फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरीके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अपन जानते हैं फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक field is equals to force divided by qt. So electric field is nothing but q divided by 4 pi epsilon r square multiplied by direction is r. This is the formula for the electric field due to point. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले फोर्स निकाल लो इनके बीच में कि पॉइंट पे कितना फोर्स लगा, यानी कि इस चार्ज के कारण एज पर द कूलॉम्स लॉ इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा वो निकाल लिया। और उसी फोर्स पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज को मान लें कि कितनी, तो वो क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा कंसेप्ट है। यानी कि ये जो क्यू है, ये क्यू क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा ये क्यू होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वही अपन ने पढ़ा है। इतना ज्यादा ये क्यू होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा मेरा फोर्स होगा। So this is the concept of this electric field, and there is one additional concept कि डिस्टेंस के इन्वर्सली होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी कम होता है। जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज मूव करता जाएगा यहाँ की तरफ, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट चार्ज और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज जो आपने लिया है, टेस्ट चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल। टेस्ट चार्ज कभी भी 1 कूलम नहीं होता, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख ली तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। जो फील्ड यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर देगा। हम केवल एक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक टेस्ट चार्ज को आप रख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मुझे निकालना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी फील्ड है। मुझे अगर ही मैंने इसकी वैल्यू मान लीजिए ये 10 कूलम है, ये भी मैंने 10 कूलम कर दिया, कितना फोर्स आएगा यहाँ पे, बेसिकली 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 हो जाएगी, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रही है उतनी इलेक्ट्रिक ये भी तो देगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब मान लीजिए ये 10 कूलम का है, अगर ये 1 कूलम का है, यहाँ कितना आएगा, 9 कूलम के का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा बहुत कम होती है अगर ये 10 कूलम, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। Okay, so these things you have to keep in mind, and this is all about the electric field in the Coulomb. In the next class we will discuss about the numerical section of it. Thank you.